तो जो जो लोग अभी हैं या क्या कहते हैं आएंगे अभी, तो वो कोशिश ये करें कि अपने पास एटलीस्ट एक कंप्यूटर का बंदोबस्त कर लें। चाहे उसमें विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे मैक हो, कोई मसला नहीं है। प्रोग्रामिंग के लिए एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास अपना, और ताकि आप प्रोग्रामिंग कर सकें। ठीक हो गया। बाकी आगे चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को सिखाने का ये था कि मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं। प्रोग्रामिंग जो है वो आपका कह लो कि आ, और प्रोग्रामिंग वेब प्रोग्रामिंग में मैंने अभी आपको फ्रंट एंड सिखाया है। यानी फ्रंट यानी जो कि सामने वाली चीज़ होती है उसको सिखाया। अब ये जो सी एस एस है ये भी फ्रंट एंड का हिस्सा है, जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं कलरिंग करनी सिखाऊंगा। चीज़ों 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 को लेआउट मतलब हर चीज़ फ्रंट से रिलेटेड अभी ये इस सी एस एस में मैं सिखाऊंगा। इसके बाद जो फॉर एग्ज़ाम्पल जब डाटा हम फॉर्म से सबमिट करते हैं फिर ये जाता है सर्वर पे, और सर्वर पे होती है बैकएंड की प्रोग्रामिंग। वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और उसके साथ फिर आगे तीसरे लेवल पे जाकर चीज़ जो है सर्वर पे किसी डेटाबेस में वो स्टोर करते हैं। डेटाबेस होता है कि जहाँ पर सारा डाटा किसी भी एप्लीकेशन का रखा होता है। ठीक है। फ्रंट एंड में भी डेटाबेस हम होते हैं, बड़ी किस्में मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा कि फ्रंट एंड पे क्लाइंट साइड पे भी हम डाटा कुछ रखते होते हैं, लेकिन सर्वर साइड पे भी हम कुछ डाटा रखते होते हैं जो कि हम क्लाइंट पे नहीं रखते। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एप्लीकेशन है जिसमें हम बड़े ज़्यादा यूज़र्स हैं और सारे यूज़र्स का डाटा हम एक क्लाइंट मशीन यानी एक मोबाइल ऐप में नहीं रख सकते, और ना ही रखना चाहता है डेवलपर, तो वो सारा डाटा फिर सर्वर पे होता है बाकियों का। ठीक है। और क्लाइंट क्लाइंट मोबाइल पे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे या वेब एप्लीकेशन पे हम सिर्फ उतना ही डाटा रखते हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है और क्लाइंट को ज़रूरत होती है, और बाकी सारा का सारा डाटा जिस तरह फेसबुक का बाकी डाटा वो सारा फेसबुक के सर्वर्स पे है। ठीक है। तो मैं आपको डेटाबेस की तरफ भी सिखाऊंगा। डेटाबेस में हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक एसक्यूएल आता है और एक नो एसक्यूएल आता है। अब मेरा तो इरादा है कि आप लोगों को नो एसक्यूएल सिखाऊं, लेकिन एसक्यूएल चलेंगे, मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि आपको एसक्यूएल सिखाना है कि नो एसक्यूएल सिखाना है। दोनों मज़े की चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब हम सी एस एस पे फोकस करते हैं। सी एस एस जिस तरह इसका नाम है, तो सी एस एस से बनता क्या है? सी एस एस के सी से कैस्केड, एस से स्टाइल और एस से शीट। एक मिनट मुझे इसको कंफर्म करने दो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सी एस एस कैस्केड स्टाइल शीट, हाँ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों कहा जाता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप जो स्टाइलिंग लगाते हैं वो कैस्केड फॉर्म में लगाते हैं। अब कैस्केड क्या होता है? कैस्केड होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये बटन ले लें, ठीक है, बटन आपने ले लिया। अब इस बटन पे आपने लगाया ब्लू कलर, फिर आपने लगाया ब्लैक कलर, फिर आपने लगाया पिंक कलर। ये कलर जो मैं लगा रहा हूँ ये मिक्स नहीं होंगे। ये कलर जो मैं लगा रहा हूँ ये इस पे कलर ओवर राइट हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो किसकेड स्टाइल शीट का मतलब है कि आप इनके ऊपर मल्टीपल स्टाइल लगा सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी कलर की लगाई, बैकग्राउंड कलर, जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी इसका कलर ग्रीन है, अब मैं इसके ऊपर इसका देखें कलर क्या है। ये इस पर क्लास लगी है। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा क्लासेस और आईडीज़, ये क्लासेस का इस पर कैसे इफेक्ट होता है। अभी इस पर क्लास लगी है जिसमें बैकग्राउंड कलर ये है। ठीक है। लेकिन मैं इसके ऊपर अभी एक स्टाइल लगाता हूँ बैकग्राउंड
कलर पिंक। अब मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन होने के बावजूद इसके ऊपर एक और कलर डाल दिया है, और बैकग्राउंड कलर का, और वो मैंने पिंक। हालांकि इसमें कलर ग्रीन भी मौजूद है, लेकिन अब पिंक, लेकिन जो मैंने पिंक डाला है वो ज़्यादा करीब है वो उसके मुकाबले में जो कि ग्रीन था। वो कैसे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इसलिए पिंक नज़र आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ब्लैक डाला है जो कि फिर ज़्यादा करीब है पिंक के मुकाबले में, तो इसलिए ब्लैक नज़र आ रहा है। मैं पिंक को इवन चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, लेकिन ब्लैक अभी भी ज़्यादा करीब है, तो इसलिए ब्लैक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी। ठीक है, तो इसको हम कैस्केड स्टाइलिंग इसीलिए भी कहते हैं कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक इसके ऊपर स्टाइल लग जाता है एलिमेंट्स पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब होता है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टाइल होता है वही एट द एंड प्रिवेल करता है और रेंडर होता है। ठीक है, CSS describe how HTML elements are displayed on the screen, paper or in another media। पेपर इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि यही चीज़ आपकी फिर प्रिंट भी हो जाती है। ठीक है, अब प्रिंट पे भी जो स्टाइल आपने लगाया वो नज़र आना शुरू होगा। ठीक है, प्रिंट के हिसाब से, तो दैट्स वाई पेपर उन्होंने ये बात की है। ठीक है, तो CSS आपको हर तरह की एबिलिटी देता है कि आप जो चीज़ दिखाना चाह रहे हो वो किस तरीके से दिखेगी। CSS का डेमो 1 पेज, multiple style. Here we will show one HTML display 4 different style sheet. Check one style sheet 1, style sheet 2, style sheet 3 and 4. क्या खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। ये HTML सादा पेज उन्होंने बनाया जिसमें ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ होंगे, ये LI लिस्ट हैं, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये आई आई आ, आई वो है एंकर हैं हाइपरलिंक के। ठीक है, और ये और पैराग्राफ और हेडिंग्स हैं। तो इन्होंने इस पे 4 डिफरेंट किस्म की स्टाइल लगाए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। कहते हैं कि HTML एक ही है, HTML जो हम पहले देख चुके हैं जिसमें हम चीज़ें एलिमेंट्स को बनाना है, लेकिन इस पे मल्टीपल CSS मतलब मल्टीपल स्टाइल लगाकर आप उसको बिल्कुल ही बदल सकते हो और यूज़र को कुछ का कुछ दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक लिस्ट थी, इसको आप इन्होंने मेन्यू बनाया हुआ है, और जैसी 4 सेलेक्ट किया इन्होंने, ये स्टाइल लगाया और ये देखो पूरे के पूरे पेज का स्टाइल बना। स्टाइल्स 3 मैंने सिलेक्ट किया, अब ये देखो इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से CSS के थ्रू इसको दिखाया। अब स्टाइल 2 लगाया, अब देखो इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाया। ठीक है, और स्टाइल 1 सिलेक्ट किया तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिखाया। अब ये डेवलपर पे डिपेंड करता है वो दिखाना कैसे चाहता है। HTML एक का एक ही है, लेकिन अब ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरह और कितनी खूबसूरती से और किस तरीके से वो दिखाना चाहता है, उस तरह का वो स्टाइल लगाए। स्टाइल बनाने के बाद जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट में फ़ाइलें बनाई थी और बाहर रख लेते थे, हम बाहर भी रख सकते हैं किसी अलग फोल्डर में .css करके, ताकि अगर आपने एक फ़ाइल अच्छी बना ली है तो आप उसको सेव कर लें, कल को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको दूसरी फाइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप पेज के अंदर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एलिमेंट्स के ऊपर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम करते थे। ये चीज़ें मैं आगे जाके आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा। CSS is used to define the style of your web pages including design, layout, variation in displays या different screen sizes। इन्होंने एक एग्जांपल दी है जिसमें उन्होंने एक क्या कहते हैं बॉडी के
एक स्टाइल बनाया हुआ है जिसके अंदर बॉडी के ऊपर इन्होंने लाइट ब्लू कलर रखा हुआ है, हेडिंग के ऊपर इन्होंने वाइट कलर रखा हुआ है टेक्स्ट का, और टेक्स्ट को सेंटर में किया हुआ है। एक पैराग्राफ जिसकी इन्होंने फॉन्ट फैमिली यानी कि फॉन्ट कह लो कि वर्दाना रखा हुआ, और फॉन्ट का साइज़ 20 रखा हुआ। ठीक है, अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ स्टाइल को तो ये नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो इसका स्टाइल किस तरह रखना चाहता है। ठीक है, तो वो चीज़ जितनी भी यहाँ पर चीज़ें होंगी उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं सिलेक्टर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं कि किन एलिमेंट को हमने किस तरह का स्टाइल देना है। फिर हम ये ब्रैकेट डालते हैं और इसके अंदर फिर एट्रीब्यूट्स डालना शुरू करते हैं कि जो चीज़ हमने सिलेक्ट की हुई है उस पे हमने कलर या फिर सॉरी किन किन एट्रीब्यूट्स को हमने चेंज करना है। अभी इन्होंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया और लाइट ब्लू हो गया। इसमें इमेजेस भी लग सकती हैं और बहुत सारी आगे चीज़ें ढेरों आएंगी जो कि हम एलिमेंट्स की तब्दील कर सकते हैं स्टाइल के थ्रू। अच्छा, HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page like heading, like paragraph. ठीक है, HTML को इसीलिए बनाया गया था कि आप हेडिंग्स दिखा सकें, पैराग्राफ बना सकें। तो कभी भी उसमें ये तो नियत ही नहीं थी कि हम उसके अंदर स्टाइलिंग कर सकेंगे या विड्थ वगैरह अरेंज कर सकेंगे। तो HTML को तो कभी बनाया ही नहीं था। So when tags like font and color attributes were added to HTML, it's, it's starting a nightmare for developers for developing large website. तो जो एट्रीब्यूट्स हमने डाले थे तो वो बड़ा मुश्किल हो गया था कि सिर्फ एलिमेंट्स के ऊपर ही हम विड्थ वगैरह चेंज कर सकें, और क्या कहते हैं हम क्या डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि एक एक एलिमेंट पे एक एक स्टाइल वगैरह लगा सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS आई थी, और CSS बड़े आसानी से स्टाइल लग जाता है पेज पे और बड़े आसानी से रिमूव भी हो जाता है। CSS ने बहुत ज़्यादा टाइम तो बचाया लोगों का, और CSS डेफिनेशंस और CSS की एक्सटर्नल फाइल्स हम .css में रखते होते हैं। अच्छा, CSS का सिंटैक्स क्या है? CSS का सिंटैक्स जिस तरह पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम रखते हैं सिलेक्टर। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं इसके अंदर ब्रैकेट आती हैं दो, जिससे जेसन के अंदर आती है, लेकिन ये जेसन नहीं है। ठीक है, ये CSS का सिंटैक्स का ये CSS का सिंटैक्स है। फिर आता है प्रॉपर्टी, यानी जिस प्रॉपर्टी को आपने कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, और फिर आती है वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जिस तरह कलर है, आपने हेडिंग 1 का कलर चेंज करना है। ठीक है, और ये वैल्यू है ब्लू, तो हेडिंग 1 का कलर आपने ब्लू रख दिया। ठीक है, और इस तरह ये दूसरी प्रॉपर्टी अब एक से दूसरी प्रॉपर्टी करनी हो तो सेमी कॉलन आता है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी डिफाइन करनी ये इक्वल इक्वल नहीं आता, यहाँ पर कॉलन आता है। ठीक है, इसी तरह फॉन्ट साइज कॉलन, फिर वैल्यू, और फिर आखिर में सेमी कॉलन। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पर भी दी हुई है। ठीक है, सिलेक्टर क्या करता है, उस पेज पे जो एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, CSS का सिलेक्टर क्या होता है? CSS का सिलेक्टर जो है वो ढूंढता है पेज में जो चीज़ आपने उसको सिलेक्ट की है। ठीक है, और उस पर स्टाइल लगाने की वो कोशिश करता है जो आप बताते हैं। एक होता है सिंपल सिलेक्टर, जिस तरह के एलिमेंट्स के नेम हो गए, बॉडी H1, पैराग्राफ के लिए P, इमेज के लिए IMG। ठीक है, जो टैग का नाम है वो सिंपल सिलेक्टर है। अब IDs और क्लासेस ये भी सिंपल सिलेक्टर होते हैं।
कुछ होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स। इन्होंने कहा है एग्जाम्पल, ठीक है, ये आगे फ्यूचर में आएगा कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स, आहिस्ता आहिस्ता मैं सिखाऊंगा और ये आपको एक दिन में भी शायद अभी ना आए, ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर यानी कि दो तीन सिलेक्टर मिलकर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और हम उसको कहते हैं CSS की क्यूरी है। CSS यानी कि हम एक क्यूरी बनाते हैं और पेज में वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं एलिमेंट को, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा। कोशिश यही करें कि आप लोगों के पास लैपटॉप हो, जिनके पास नहीं है, और ताकि फ्यूचर में हम अगर प्रैक्टिसेस भी करें तो हमारे लिए आसान हो, ठीक है। अच्छा, सूडो क्लासेस द सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट, सूडो एलिमेंट सेलेक्ट एलिमेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी, देखते रहेंगे। अच्छा, द CSS एलिमेंट सिलेक्टर, CSS एलिमेंट सिलेक्टर हेयर ऑल द पीस ऑफ द, अच्छा, इन्होंने एक एग्जांपल दी है, इन्होंने मल्टीपल पीस बनाए पैराग्राफ्स, ठीक है। ये एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, और इन्होंने टॉप पे यहाँ पर हेडिंग के अंदर एक स्टाइल बनाया, और स्टाइल के अंदर एक पी के अंदर इन्होंने CSS अप्लाई करने की कोशिश की, कलर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड। तो जितने भी इस पेज के अंदर पीस यानी पैराग्राफ्स होंगे, उन सारों पे ये जो आपने स्टाइल लगाया ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, एलिमेंट सिलेक्टर, ये उन्होंने एलिमेंट सिलेक्टर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन किया, और जितने भी फिर एलिमेंट्स होते हैं उन पर ये स्टाइल लगना शुरू हो जाता है। CSS का ID सिलेक्टर, आईडीज़ मैंने आपको बताया था कि हम आईडीज़ जो डिफ़ाइन करते हैं वो एलिमेंट के ऊपर आईडी लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, और आईडीज़ यूनिक होनी चाहिए, आपके एक पेज में एक ही आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये डेवलपर की ज़िम्मेदारी में आता है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो हमेशा मेरे ख्याल में सबसे पहले वाला आईडी ही कंसिडर होता है, ठीक है। अच्छा, आईडी सिलेक्टर क्या करता है आपका, आईडी सिलेक्टर ये करता है कि आपके पेज में वो आईडी ढूंढेगा, और क्या कहते हैं उस पर ये ऑफकोर्स CSS अप्लाई करना शुरू कर देगा। आईडी सिलेक्ट करने के लिए आपको हैश लगाना पड़ता है, हैश और वो आईडी, ठीक है। ये देखा है यहाँ पर ये आईडी लगा है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के लिए हैश इस्तेमाल किया। तो ये आपने याद रखना है, CSS में जब भी आईडीज़ को सिलेक्ट करना होगा तो आपने हैश आईडी इस्तेमाल करना, और उसके आगे फिर CSS की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करनी। तो इस तरह यूनिक एलिमेंट्स पेज के अंदर सिलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आईडीज़ का सिलेक्टर ये था, हैश लगा के आप उसकी आईडी देखिए। क्लास, अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक एलिमेंट जिस पे आप आईडी लगाते हो वो पूरे पेज पे एक ही होनी चाहिए, और ये डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो यूनिकली एक ही रखे। लेकिन अगर आपने एक स्टाइल बनाया है और आप चाहते हैं कि मेरे मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, कंसिडर करें 10 पैराग्राफ हैं, और 10 में से आप कहते हैं मेरी 5 पैराग्राफ पे या 5 कोई भी HTML एलिमेंट्स पे मैं ये वाला स्टाइल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आप आईडीज़ के थ्रू नहीं लगा सकते, वो आप एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू नहीं लगा सकते। अगर आप पी पे लगा देंगे तो वो सारे 10 के 10 पीस पैराग्राफ्स पे वो स्टाइल लगा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी, ठीक है, और यहाँ पे मैं 10 पैराग्राफ्स बना देता हूँ, जितने भी हैं, ठीक है। पी क्या करेगा, वो सारों पे जितने भी पीस होंगे उन पे लगा देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको सिलेक्ट करूँ और सिर्फ उन पे लगा सकूँ। तो इसके लिए फिर आपको क्लास बनानी पड़ती है।
आईडी तो हमारा मसला ये सॉल्व करता है, आईडी। अब मैं पी के आगे लगाता हूँ हैश और आगे लिख देता हूँ पैरा 1, सॉरी डॉलर लगा दिया, हैश। अब क्या होगा, ऐसा पैराग्राफ जिनकी आईडी पैरा 1 है सिर्फ उस पे लगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाले पैराग्राफ पे तो लगा ही है, इस वाले पे भी लगे और इस वाले पे भी लगे। तो अगर मल्टीपल आईडीज़ पे करना चाहता हूँ तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर मल्टीपल आईडीज़ लिखनी पड़ेगी, मेरे लिए ख्वारी है। कल को मैं मल्टीपल और आईडीज़ बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ आईडीज़ बनाता हूँ, तो 1000 बार मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। मतलब मैं कर तो सकता हूँ लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। तो इससे आसान क्या तरीका है, इससे आसान तरीका क्या है भाई, आप एक क्लास बनाएं और जब एलिमेंट आप बना रहे हो तो उसके साथ वो क्लास लगा दें। और क्लास लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर क्लास लगाएं, इक्वल करें और क्लास नेम दें। ये क्लास नेम कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये क्लास नेम यहाँ पर लगाता हूँ। आईडी के लिए हम लगाते थे हैश, और अगर आपने क्लास नेम लगाना है तो आप लगाएंगे डॉट, ठीक है, और फिर क्लास करें, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं, पी को पी रखते हैं। पी अगर हम रखेंगे तो सिर्फ पी पे लग सकता है और किसी पे नहीं, और अगर पी को हटा देंगे तो और एलिमेंट्स पे भी अगर ये क्लास लगी होगी तो उन पे भी ये लग जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्लास नेम लगाया और हम क्या करते हैं, 2-3 इन पे क्लास लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा मैंने इस पे नहीं लगाया, बाकियों पे नहीं लगाया, लेकिन 1-2-3 पे ही मैंने लगा दिया और इस पर आईडी पे भी नहीं लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे यहाँ पर 3 पे लगना चाहिए। जैसे मैं रन दबाऊँ, मैंने रन दबाया, 1-2-3 पैराग्राफ पे जिन पे ये क्लास नेम लगी हुई थी उन पे लग गया। एक तरह से आसानी है। अब मैं इनको जितनी मल्टीपल बार कॉपी करूँगा और अगर ये क्लास नेम लगी हुई, ठीक है, तो आसानी से उन पैराग्राफ्स पे यही स्टाइल लगना शुरू हो जाएगा। तो क्लास नेम आपके मल्टीपल एलिमेंट्स पे लग सकते हैं। आईडीज़ हमेशा एक एलिमेंट पे पूरे पेज में एक ही लगेगी, ठीक है। तो आईडी क्या करता है, एक ख़ास एलिमेंट को सिलेक्ट करके उस पर आप आईडी लगाते हैं और उस आईडी को आप सिलेक्ट करके उस पर आप स्टाइल लगा सकते हैं। क्लास क्या करता है, क्लास आपके पास एबिलिटी देता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप लगा सकते हैं। आप उन सिर्फ एलिमेंट्स को वो क्लास दे दें तो लग जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने पेज पे मल्टीपल चीज़ों पे करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारे एलिमेंट्स पे ना लगे, सिर्फ ख़ास मखसूस एलिमेंट पे लगे, अब मैं यहाँ पर एक H1 बनाता हूँ और उसको भी एक क्लास देता हूँ। एक H1 हेडिंग बनाई, ठीक है, और इसको भी मैंने क्लास दिया और यहाँ पे मैंने लिखा सलाम, ठीक हो गया, और इसको भी मैंने क्लास दी। सलाम है, इसको भी वही चीज़ मिल गई, टेक्स्ट लाइन सेंटर मिल गया और कलर रेड मिल गया। अब मैं यहाँ पर मखसूस करता हूँ कि सिर्फ पीस के ऊपर लगे और बाकियों पे ना लगे। बाकी बेशक क्लास नेम लगा भी होगा ना, तो अब इसके ऊपर कलर नहीं लगेगा। अब देखा, सलाम जो था इसके ऊपर से वो ख़त्म हो गया, हालांकि इस पर क्लास लगी हुई है और यहाँ पे मैंने क्लास मेंशन की है, लेकिन उससे पहले मैंने बता दिया कि सिर्फ पी के ऊपर अगर ये क्लास लगी होगी तो आपने ये लगाना है, मतलब पी के अलावा ये नहीं लगाना। और अगर यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा H1, तो सिर्फ H1 पे ये लगेगा जिस पे क्लास लगी होगी, बाकी इवन क्लास नेम लगी भी होगी तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। ये एडवांस चीज़ एक छोटी सी मैंने वैसे ही पढ़ा दी, ये हम आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें देखेंगे। तो क्लास का आपने देख लिया कि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अगर आप वो क्लास लगा देंगे तो उस पर भी वो स्टाइल लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप
एक से ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और मैं एक और क्लास बनाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्लास नेम है, मैंने वो हटा दिया अभी इसके पीछे से एलिमेंट। अब सारों पे ये अप्लाई हो रहा है जिन पे ये क्लासेस लगी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ख़ास पे मैं कुछ ख़ास किस्म का वो लगाऊँ। बेशक ये भी क्लास लगी हो, प्लस मैं कुछ और ख़ास करना चाहता हूँ। और उस ख़ास को मैं कहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ पे चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड क्लास। ठीक है, कुछ ख़ास है उनके, मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ और उनके मैं रखता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लू। और मैं ये कुछ ख़ास पे लगा देता हूँ। समझे? ठीक है, एक मैंने इस पे लगा दिया, एक मैंने इस पे लगा दिया, दो पे लगाया। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो, क्लास नेम भी लगा हुआ है और ये दूसरा दूसरी बैकग्राउंड चेंज की क्लास भी लगी हुई है, दो क्लासें लगी हुई हैं इस पे। तो इस पे दो किस्म के अलहदा अलहदा स्टाइल मैंने बनाए हैं, एक ये बनाया और एक ये बनाया है, और दोनों इस पे अप्लाई होना शुरू हो गए। ठीक है, और बाकियों पे मैंने एक एक लगाया तो उस पे एक ही स्टाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप एक से ज़्यादा स्टाइल बनाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन पे स्टाइल लगाना चाहूँ, तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसिडर किया होगा कि ये देख रहे हो, इस पे जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो क्या हो रहा है कि एक डिफरेंट किस्म का फील आता है। हालांकि ये भी वैसा ही है। ठीक है, इसके भी फ़ॉन्ट वैसे ही हैं जिस तरह बाकी हैं, इसके भी कलर वाइट है जिस तरह बाकियों का है। लेकिन जब मैं इस पर माउस लेके जाता हूँ तो इसका थोड़ा अलहदा से फ़ील आ रहा है, और इसका देखो ये भी वही चीज़ है लेकिन ये एक्टिव है, इसका अलहदा से फ़ील आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो इस पे प्रॉबेबली मैं तो कहता हूँ कि एक स्टाइल लगा हो, क्लास लगी होगी। हाँ, देखा, इन्होंने भी यही किया हुआ है। इन्होंने इसको एक बटन बनाया हुआ है, इन्होंने इसको एक आइटम बनाया हुआ है जिस तरह बाकी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो ग्रीन वाला है इसको इन्होंने डिफरेंट कैसे किया हुआ है, इस पर एक क्लास लगाई हुई है एक्टिव की। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये एक्टिव की क्लास क्लास लगी हुई है। और अगर ये मैं क्लास ख़त्म करता हूँ तो ये बाकियों जैसा हो जाता है, उसको मैं दोबारा लगाता हूँ तो ये दोबारा ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है कि आपने बाकियों जैसा ही आपने उसको एक बिहेवियर देना है, लेकिन आपने किसी एक को बीच में किसी ख़ास चीज़ के बायस उस पर एक ख़ास क्लास लगाई है जिससे वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट है, या फिर उसको चेंज करना है तो आप उस पर क्लास लगा के उसको डिफरेंट कर सकते हो। तो इन्होंने इस पर क्लास लगाई है एक्टिव की, तो और एक्टिव का पीछे कहीं CSS लिखा होगा तो वो उस लिहाज से वो फिर बाकियों से डिफरेंट दिखने लगता है। तो इसी तरह आप किसी ख़ास एलिमेंट पे एक से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो वो क्लास लग सकती है। ठीक है, वो डेवलपर पे डिपेंड करता है कि वो किस नियत से ये बना रहा है। ठीक हो गया, तो मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा वो बना, ये भी इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इन्होंने प्री सेंटर सब इसको भी किया है, इसको भी किया है, इसको भी किया है, लेकिन लार्ज सिर्फ एक एक चीज़ को इसको किया है तो ये लार्ज हुआ है। इस पर सेंटर लगा हुआ है तो इसका कलर भी रेड है और सेंटर भी है, लेकिन लार्ज एक ही है। तो ये मैंने एग्जांपल दी है, लेकिन मेरी एग्जांपल ज़्यादा आसान थी। अच्छा, CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, जितनी भी चीज़ें हैं एलिमेंट्स के अंदर उन सारों को सिलेक्ट कर लेता है। तो स्टैटिक क्या करता है, इस पेज में जितने भी चीज़ें होंगी उन सारों पे वो वाला स्टाइल लगाने की कोशिश करेगा। ये रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हैं।
डिपेंड करता है डेवलपर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, इन्होंने हेडिंग वन पे एक स्टाइल लगाया है, हेडिंग टू पे स्टाइल लगाया है, और हेडिंग थ्री पे स्टाइल लगाया है, सी एस एस ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब इन्होंने एच वन पे एक स्टाइल लगाया, टू पे लगाया, पी पे लगाया। अगर आपको ये स्क्रीन अच्छी तरह नज़र आ रही है तो आप गौर से देखो कि ये तीनों स्टाइल जो हैं वो एक ही है। एच वन पे भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा हुआ है, और एच टू पे भी लगा हुआ है, और पी पे भी लगा हुआ है। और एच वन पे भी कलर रेड लगा हुआ है, एच टू पे भी कलर रेड लगा हुआ है, और पी पे भी कलर रेड लगा हुआ है। तो अब आप चाहते हो कि आप इन तीनों को बार बार क्यों लिखो। अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है कि यार मैंने एच वन पे भी एक ही चीज़ लगानी है, टू पे भी लगानी है, पी पे भी लगानी है, तो मैं बार बार क्यों लिखूँ। तो ऑफकोर्स सही बात क्या आप सोच रहे हो। तो आप क्या करो कि इनको ग्रुप कर लो, कि मैं एक ही बार इन तीनों पे एक ही किस्म का स्टाइल लगाऊँ, और इन तीन को मैं कॉमा सेपरेटेड कर दूँ, तो तीनों पे वो वाला स्टाइल लग जाएगा। अब आप देखो कि एच वन, एच टू और पी, एच वन, एच टू और पी, ठीक है, ये तीन किस्म के एलिमेंट्स थे और तीनों पे एक ही किस्म का स्टाइल लग गया। कॉमा क्या करता है, कॉमा आपको जिस तरह हम कहते हैं ना उर्दू में और, ठीक है, या इंग्लिश में एंड, ठीक है, तो एच वन एंड एच टू एंड पी, इन तीनों पे यही वाला स्टाइल लग गया। ठीक है, तो ये एक तरह का सिलेक्टर है कि आपने मल्टीपल चीज़ों पे ये चीज़ लगा दी। जिस तरह के हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था, हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं, और इनलाइन जावास्क्रिप्ट रख सकते हैं। इसी तरह सीएसएस के अंदर भी हम एक्सटर्नल सीएसएस रख सकते हैं, इंटरनल सीएसएस रख सकते हैं, और इनलाइन सीएसएस रख सकते हैं। एक्सटर्नल, आप एक फ़ाइल बनाएं डॉट सी एस एस की, और उसको आपने पेज में इंक्लूड करवाएं। इंटरनल, इंटरनल एक जिस तरह हम स्क्रिप्ट का टैग लिखते थे, इस तरह स्टाइल का टैग जो अभी हम यहाँ पे लिखते आ रहे हैं, ठीक है, स्टाइल का टैग लगाएं और उसके अंदर अपनी सी एस एस डिफाइन करें, वो सी एस एस लगना शुरू हो जाएगी। इन लाइन, इन लाइन यानी कि आपने किसी एलिमेंट पे डायरेक्टली कोई स्टाइल लगाना है, उस पर आप एस टी वाई एल ई लिख कर उसके ऊपर आप स्टाइल लगाना शुरू कर दें, उस पर स्टाइल लग जाएगा। फॉर एग्जांपल कलर पिंक, इसका कलर पिंक सा हो गया, ठीक है, बड़ा गंदा कलर है, ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, इसका कलर ब्लैक हो गया, अब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इन लाइन क्या होता है, ये होता है इंटरनल, ये होता है इन लाइन। और अगर आप एक्सटर्नल करना चाहते हैं तो उसकी एक क्लास बाहर बनाएं और उसको इंक्लूड करवाते हैं पेज में, वो हम आगे देखते हैं। एक्सटर्नल कैसे करते हैं, कि अब ऐसा करते हैं कि एक्सटर्नल की एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ, वहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है, एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर मैं तो फाइल नहीं बनती होती है सही से। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने।
ठीक है, मैंने कहीं पता नहीं बनाई थी। ये मैंने एक HTML फाइल बनाई है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक इसी फोल्डर के अंदर मैंने एक अलहदा स्टाइल रखा हुआ है। ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, ये बड़ा नहीं हो रहा मुझसे, हो गया, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक HTML फाइल बनाई है, और HTML फाइल के साथ मैंने एक स्टाइल बनाया है CSS का, और CSS के अंदर मैंने ये बॉडी पे कुछ कलर लगाए हैं, ठीक है, बैकग्राउंड पे, और हेडिंग 1 पे कुछ कलर लगाए हैं, और पैराग्राफ पे लगाए हैं, ठीक है। और इस CSS को मैंने हेडिंग के अंदर हेड में मैंने यहाँ पर इंक्लूड करवा दिया, ठीक है। ये मैंने लिंक REL स्टाइल शीट, और इस स्टाइल शीट को मैंने इंक्लूड करवा दिया। और इस पेज को जब मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस पर ये मल्टीपल स्टाइल्स लग गए। ये पता नहीं, मैंने एग्जांपल काफ़ी पहले करवाई थी, वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मैंने फाइल एक्सटर्नल लगी थी, ठीक है। अगर मैं इस पेज के ऊपर से ये हटा दूँ स्टाइल की फाइल, ठीक है, तो इसके ऊपर वो स्टाइल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप देखो इस पर अभी भी स्टाइल लगे हुए हैं, तो ये स्टाइल आप देख सकते हो कि ये इंटरनल स्टाइल ये इनलाइन स्टाइल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये अप्लाई रहेंगे, और ये आप अगर इस पर दोबारा इसके ऊपर एक्सटर्नल फाइल लगा दोगे तो एक्सटर्नल फाइल में जो स्टाइल था वो दोबारा लग जाएगा। देखो ये मैंने हटा दिया, ठीक है, और ये मैंने दोबारा लगा दिया, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल का होता है कि आप एक्सटर्नल फाइल में चीज़ किस तरह रखते हो और उसको किस तरह इंक्लूड करते हो। तो ये एक्सटर्नल फाइल रखी है, और इसको इंक्लूड करने का तरीका क्या है, आप हेडर में एक लिंक बनाओ, लिंक का टैग लिखो, और उसमें href के अंदर यहाँ पे CSS स्टाइल अटैच कर दो। ठीक हो गया। CSS में भी आप कमेंट्स डाल सकते हो, जिस तरह के आप जावास्क्रिप्ट में डालते थे, HTML में डालते थे, ठीक है। अगर आपने कोई कमेंट डालना है तो आप स्लैश स्टैरिक और कमेंट, और फिर स्टैरिक स्लैश से आप उस कमेंट को डाल सकते हो, ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर, ठीक है। कमेंट हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप कमेंट्स इसमें भी डाल सकते हो। CSS कलर्स, CSS कलर्स हमने पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था कि आप कलर्स जो है मल्टीपल किस्म के रख सकते हो। बहुत सारे कलर्स के नाम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अब दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, कलर्स तो इतने ज़्यादा हैं कि कलर्स के तो नाम ख़त्म ही नहीं होते। और ये देखो ये कितने कलर हैं, लेकिन इनके दरमियान और मल्टीपल कितने कलर हैं। अब ये देखो ये कलर पिकर खुला, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कितने ज़्यादा, मैं जहाँ जहाँ माउस रखता जा रहा हूँ उतने ज़्यादा कलर है। उसके बाद ये देखो मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कितने कलर्स हैं सिर्फ ब्लैक और वाइट के दरमियान, ठीक है। ये मैं रख रहा हूँ इसकी, ये मैं कितने ज़्यादा कलर हैं, यानी कि इतने ज़्यादा कलर हैं कि कोई शुमार ही नहीं, मतलब फिर भी लिमिट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, ठीक है। और इन सारों को डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये देखो वैल्यू चेंज हो रही है, इनको नाम देना बहुत मुश्किल है, मतलब इतने नाम ना दे सकता है ना रख सकता है। और ठीक है, ठीक है। अब ये कलर एक पिंक का है, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये भी डिफरेंट कलर, और ये थोड़ा सा चेंज किया डिफरेंट कलर है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट चेंज किया, ये भी डिफरेंट कलर है, हालांकि लग पिंक ही रहा है, लेकिन देखो मेरे वैल्यूज़ आगे पीछे करने से कलर डिफरेंट है। अब एक एक को बंदा प्रैक्टिकली नाम तो नहीं दे सकता, तो दैट्स वाई आपके पास थोड़े बहुत जो नाम हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। वॉयलेट हो गया, पिंक का एक हो गया, पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, इस तरह के नाम अवेलेबल हैं कि सारी किस्म के वेरिएशन ऑफ कलर्स को नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो
ये इसीलिए 140 जो है स्टैंडर्ड नेम है, ये 140 जो है स्टैंडर्ड नेम है। ठीक है, इससे अगर आगे पीछे आपको कोई कलर चाहिए तो वो आपको ख़ुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह का कलर पिकर इस्तेमाल कर लें और उसमें थोड़ी सी वेरिएशन करते रहें। ठीक है, कभी कलर इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, थोड़ा सा पिंक ज़्यादा करना है, पिंक कम करना है, रेड ज़्यादा करना है, येलो ज़्यादा करना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो आप अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नाम चाहिए कलर्स के तो वो इस तरह ही है। और कलर्स के नाम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सी जगहों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको वेरिएशन चाहिए तो आप उसमें कर सकते हैं। अब कलर्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये मैंने बताया, बैकग्राउंड कलर में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, स्टाइल लगा के कलर लिखोगे, सिंपल सिंपल कलर, टेक्स्ट कलर नहीं, सिंपल कलर। और अब आप उसका यहाँ पर कलर का नाम लिखो या फिर कलर के लिए आपको हेक्स वैल्यू डालो। ठीक है, तो वो यहाँ पर डालेगी और कलर लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप लिखोगे बॉर्डर और यहाँ पे लिखोगे 2 पिक्सल्स और यहाँ पे सॉलिड और उसके बाद कलर आप डिफाइन कर सकते हो। आगे जाके मैं बॉर्डर भी डिटेल में बताऊँगा, लेकिन वैसे कलर्स के बारे में बता रहा हूँ कि ठीक है हमारे पास एक कलर को डिफाइन करने का तरीका क्या है। आप उसके अंदर अब ये इसका नाम है टोमेटो और स्टैंडर्ड कलर है। इसकी जो रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू है RGB, तो वो 255 रेड, 99 ग्रीन और ब्लू 71। आप इनकी वैल्यू बनाओगे तो ये टोमेटो वाला कलर बन जाएगा। इस तरह हेक्स में इसकी वैल्यू ये है हेक्साडेसिमल में। और ह्यू सेचुरेशन के अंदर इसकी वैल्यू ये है। ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस कहते हैं HSL को। ठीक है, RGB ए का मतलब होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी डालना चाहते हो तो RGB के अंदर ए डाल दो और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी डाल दो। अब इन्होंने 0.5% दिया, यानी 0.5% ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी डालने के लिए फिर आपको अल्फ़ा चूज़ करना पड़ता है। RGB और HSLA के अंदर ही क्या आप डाल सकते हो। ठीक है, RGB क्या होता है, RGB रेड ग्रीन ब्लू होता है। रेड ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कलर बनते हैं। तो आप रेड ग्रीन ब्लू के चेंजेस करते रहो तो उसमें मल्टीपल कलर होंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा की वैल्यू एक एक्स्ट्रा है। अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो आपको चीज़ नज़र आनी शुरू होगी, कम करोगे तो वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हेक्साडेसिमल, इसके अंदर भी रेड ग्रीन ब्लू। अब इसके अंदर पहले दो जो करेक्टर्स हैं वो रेड के हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल, अगले दो ग्रीन के हैं और आखिरी दो ब्लू के हैं। ठीक है, तो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ हैं, इनको आप कम ज़्यादा करो तो इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। इसी तरह HSL ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस के अंदर बीच में जो है। तो मेरे ख्याल में आज का यहीं तक करते हैं। हमने आज CSS में देख लिया कि CSS होती क्या है, लगती कैसे है, उसके अंदर सिलेक्टर्स कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमने कमेंट्स भी देखा और कलर्स भी देखा। तो CSS लगाना आ गया है। CSS को इनलाइन एलिमेंट्स के ऊपर और एक्सटर्नली हम देख चुके हैं। तो बाकी हम आगे भी आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे। तो इंशाल्लाह कल बाकी हम करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबके पास मशीनें होंगी, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस भी दूँ, ताकि अब ये जिस तरह HTML और CSS कंप्लीट होने लगी है तो आप लोगों की थोड़ी वेब फ्रंट एंड की प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम आएंगे डेटाबेसेस की तरफ, ताकि हम डिफ़ाइन कर सकें कि हमने डाटा को किस तरह स्टोर करना है, सर्वर से डाटा किस तरह लगेगा। ठीक हो गया, चले आज के लिए यही करते हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अली भाई, जो मैं तो दरमियान से आया था ना, जो पहले का जो वो कब करवाएंगे डिवाइस?
टेंशन ना लो, जिस चीज़ की तुम्हें मुश्किल होगी ना वो मैं तुम्हें रिवाइज़ करा दूंगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर हो जाएंगी। जो मैं टास्क दूंगा उसको कंप्लीट करना होगा, और उसके अंदर मैं तकरीबन सारी चीज़ें ये करवाऊंगा जो मैंने करवानी है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करवाऊंगा। तो जिस चीज़ की जिसको नहीं आई होगी समझ, उसने क्लास ली भी होगी और उसको फिर भी नहीं समझ आई होगी, तो उसको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि सबके पास कम से कम एक आधा कंप्यूटर ज़रूर दो, ठीक है। तो फिर हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे और सारी चीज़ें उस प्रैक्टिस में सब क्लियर हो जाएंगी। गुड हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर में फिर आपको, अगर आप कोई काम करते हो तो आपको कंप्यूटर तो चाहिए होगा, तो इसलिए बेहतर है कि कहीं ना कहीं से छोटा मोटा ही कोई कंप्यूटर का बंदोबस्त हो जाए। प्रोग्रामिंग के लिए छोटा मोटा कंप्यूटर भी चल रहा है। ठीक हो गया। तो यही फिर आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, कल फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, दैट्स इट। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।